आज मेरे साथ हैं आहोर के विधायक छगन राजपुरोहित। ये 2018 से निरंतर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। 2018 से 23 तक का जो टेन्योर था उसके अंदर सरकार थी कांग्रेस की, और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये विधायक भी हैं, तो इनके इलाके के लोगों को इनसे खासी उम्मीदें हैं। कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके यहाँ जो लोग हैं, करने के लिए कुछ है नहीं तो प्रवासी हो जाते हैं। नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाहर चले जाते हैं तो क्षेत्र में विकास कैसे हो, क्षेत्र में वो रुके कैसे, उनकी इनकम कैसे बढ़े, ये एक बड़ा चैलेंज है जो विधायक जी के सामने है। अब विधायक जी अपनी सरकार के अंदर इसको कैसे पूरा कर पा रहे हैं, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो राजपुरोहित जी, आपका स्वागत और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सब नर्मदा का पानी, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या आपके यहाँ है वो पानी की है। बिल्कुल। नर्मदा का पानी आपके जिले में एक हद तक आ चुका है। आपकी विधानसभा तक लाने का अब क्या प्रोसेस चल रहा है, किस तरीके से चलेगा? क्योंकि पिछली बार हमको ये महसूस हो रहा था कि पानी जो है वो राजनीतिक नाली की वजह से आ नहीं पा रहा था। इस बार कैसे देख रहे हैं? वैसे नर्मदा का जो पेयजल योजना है जालोर के लिए मुख्य बनी थी, जिसमें FR, ER और DR 3 प्रोजेक्ट बने थे उस समय, और उसमें PSP लगी थी उस समय लास्ट कार्यकाल में, और ये भाजपा के पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा राजे जी की सरकार में सैंक्शन हुई थी। लेकिन उस समय के बाद में वो जो टेंडरिंग वाला विषय हो गए, थोड़ा सा वो ठेकेदार ने लेट करा, लेकिन उस काम को प्रोग्रेस करवाए, विधानसभा में विषय उठाकर बार बार, और पिछले कार्यकाल में हमने PSP तक ले आए थे, और नर्मदा का पानी पूरे 5 मेरे विधानसभा में और 500 विधानसभा में लगभग पहुंच गया था। अब जल जीवन मिशन के तहत हमने ER FR क्लस्टर में जो हमारे दोनों करीब 160 गांव है उसमें सैंक्शन निकाली, और करीब 900 से 1000 करोड़ की ये सैंक्शन है अलग अलग, उसमें काम हो रहा है, और लगभग 30% काम हो चुका है। SR बन रही है, बड़ी टंकियाँ बन रही है, घर घर कनेक्शन। जहाँ हमारे कई ऐसे गांव थे जहाँ पर हर घर पे कनेक्शन नहीं थे, ऐसे 100 कई गांवों में आधे से अधिक गांव थे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना था कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ जल पहुंचे, और प्रत्येक घर तक पहुंचे। इसके लिए जल जीवन मिशन को लेकर लगातार काम हो रहा है। और मैं अभी हमने राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है जल जीवन मिशन के तहत, और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री जी उसको लेकर चर्चा करते, DLOs मीटिंग करते रहते, तो इसकी प्रगति बहुत तेज है। अब जो जिला जालोर जिला इस जल जीवन मिशन में सबसे अंतिम पायदान पर था, अब हम 10वें नंबर के अंदर है, तो इससे हमारे जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। तो दोनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री इस काम को लेकर, भजन लाल जी हमेशा संवेदनशीलता दिखाते हैं इस विषय को लेकर, तो बहुत अच्छे से जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि साल भर में प्रत्येक घर तक पानी पहुंच जाएगा, और बड़ी बड़ी टंकियां भी बन जाएगी, और पानी स्वच्छ जल भी पहुंच जाएगा। कितना फायदा हो जाएगा कि अगर लोगों के घर तक जल पहुंचेगा, कितना फायदा? फायदा तो बहुत ज्यादा होगा। मैं बताना चाहूँगा प्रॉब्लम क्या है जी। कि जयपुर में आज मैं आपके इस विधायक आवास में बैठा हूँ, यहाँ क्या होता है ना कि नल खोला पानी आ जाता है, तो मुझे वो आहोर में पानी की कीमत नहीं पता है। तो इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस योजना से वहाँ कितना फायदा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वैसे जल जीवन मिशन में मिनिमम 55 लीटर का पानी प्रत्येक व्यक्ति को देना है डेली का। पानी तो बहुत कम, पीने योग्य पीने का पेयजल के लिए 55 लीटर पर डे, तो ये पानी तो बहुत कम है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूँ, जहाँ और विधानसभा की बात करें तो एक हमारा चौराही बेल्ट है, वहाँ पर भूजल बिल्कुल नहीं है तो एकदम मतलब कि पीने योग्य नहीं है, पूरा एकदम खारा भी है, उसमें फ्लोराइड अति मात्रा में, और वो वैसे वहाँ पर वो खेती के लिए भी वो योग्य नहीं है। हमारी खेती भी उस क्षेत्र में सिर्फ बारिश के समय में होती है, या कोई हमने कुछ एनीकेट बने हुए उसके भरे तो उसको थोड़ा बहुत उससे खेती हो जाती है। लेकिन उस क्षेत्र में ये पेयजल आने के बाद अभी
पिछले कार्यकाल में जब ये पेयजल आया था ये नर्मदा का, उसमें जब लोगों में काफ़ी हद तक खुशी थी, और अब जब घर घर कनेक्शन आ रहा है तो लोग मुझे रोज़ फ़ोन भी करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर घर स्वच्छ जल पहुँचे, और इसमें अगर ये 55 लीटर भी लगातार इसकी जो है, वैसे हम प्रयास कर रहे हैं कि इसकी भी मात्रा बढ़ जाए, लेकिन ये भी अगर समय पर पहुंच जाएगा तो हमारे लोग ज़्यादा वो नहीं है, संतोषी है, उनको ज़्यादा वो पानी का वेस्ट भी नहीं करते, तो इससे भी हमारा लगभग अच्छा सा हो जाएगा। और पूरे कई ऐसे गांव भी है जहाँ पर भूजल भी है हमारे, उसमें कुएँ भी है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ जवाई बांध से। और जवाई बांध से पहले हमारे जवाई बांध बनने से पहले हम लोग नदी के किनारे बसे हुए हमारे गांव है, करीब मेरे विधानसभा के 60 से 70 गांव है। उसी प्रकार से बागरा सियाणा का बेल्ट है, वहाँ भी सिरोही में 2-3 बड़े बांध बन गए। तो वहाँ की जो नदियाँ बहती थी, जो 6 महीने 7 महीने नदियाँ बहती थी, जिससे हमारे जो कुएँ थे वहाँ पर बहुत अच्छी खेती वगैरह होती थी, हर फल फ्रूट होते थे। लेकिन जब से ये बांध बन गए तो जल नदी में नहीं आया, डाउनफॉल में पानी नहीं आने की वजह से अब धीरे धीरे कुओं का जल स्तर, क्योंकि वहाँ सिरोही में तो तभी बने 15-20 साल 25 साल पहले, लेकिन ये 50-60 साल पहले जो जवाई बांध बना था। लेकिन अब हमारे क्षेत्र के किसानों की लगातार मांग है कि जवाई पुनर्भरण लागू हो, और जवाई पुनर्भरण के बाद में कुछ एक मात्रा जवाई नदी में पानी छोड़ा जाए 10% 20%, जिससे हमारा क्षेत्र और विशेषकर पूरे जालोर जिले के लिए वरदान साबित होगा अगर ये नदी में पानी छोड़ दे तो 10-20%, जिससे हमारे करीब 800 गांवों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से लगभग मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है कि जवाई पुनर्भरण जल्दी लागू करें और उसका काम शुरू हो। कहाँ अटकन है जवाई पुनर्भरण में? जवाई पुनर्भरण अभी जिस जगह पर बनना था वहाँ पर वहाँ उस क्षेत्र के जैसे जहाँ बनना है वहाँ के किसानों में और वहाँ के लोगों में उनको लगता है कि हमारे वहाँ खेत खराब हो जाए, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन अब सरकारी ज़मीन में उसके लेकर जो पूर्ववर्ती वसुंधरा जी की सरकार में एक प्रपोजल बना हुआ था, उसमें 6000 करोड़ की सैंक्शन भी दी थी, लेकिन अब उसमें क्रियान्विति के लिए हम लगातार मुख्यमंत्री से हमारा डेलीगेशन जालोर के एमएलए, सिरोही के एमएलए और पाली के एमएलए मिलकर, क्योंकि ये तीनों जिलों के लिए बहुत बड़ी योजना है, इसको पुनर्भरण लागू, क्योंकि जवाई बांध पर पाली जिले की पेयजल की पूरी योजना इस पर बनी हुई है, सिरोही की भी लगभग इस पर बनी हुई है, जिससे आने वाले समय में जवाई बांध का, जैसे कि 2 साल पहले देखते तो पाली में रेलवे के द्वारा पेयजल मंगवाना पड़ा था, क्योंकि जवाई बांध सिर्फ कि पानी मतलब कि वो बारिश से ही जवाई बांध पड़ता है, और बारिश नहीं होने की वजह से वो जवाई बांध खाली रहता है। जब पुनर्भरण लागू होगा तो इधर उधर से जो भी साबरमती बेसिन का पानी आएगा उधर से, और जो भी ओवरफ्लो पानी होगा वो उसमें आके भर जाएगा, और उनके अभी हम कैनाल चौड़ी कर रहे हैं, उसका भी काम शुरू है, लगभग 70% हो गया, लेकिन आने वाले समय में उसका भी 100% काम होगा। लेकिन वहाँ पर भी सही का पानी आने से भी 1000 MCFT का वो भी बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से 3,000 के लगभग MCFT पानी हम और इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आने वाले समय में हमें विश्वास है कि पुनर्भरण लागू होने से पूरा जालोर जिले को फ़ायदा हो गई, साथ में मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो 25 गाँवों को भी तो सिंचाई के लिए पानी मिलता है जवाई बांध का, आने वाले समय में उसको भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। पानी की समस्या हल हो जाती है तो क्या आप ये जो बच्चे निकल जाते हैं बाहर रोजगार की तलाश में, क्या इसको रोक पाओगे? सब व्यापार पानी के बिना नहीं होता है, और व्यापार करना है तो पानी आवश्यक होता है। और हमारे क्षेत्र में मुख्यतः बाहर जाने का, प्रवासी होने का बड़ा कारण यही था कि पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। पानी की नहीं होने की वजह से जालोर, सिरोही, पाली, ये बालोतरा ऐसे कई ज़िले हैं, और विशेष उदयपुर वाले वो भी उधर तो कई परिस्थितियों फंस गए, लेकिन हमारे यहाँ कोई खेती के अलावा कोई काम नहीं था, तो वो वहाँ गए। और मुझे विश्वास है कि इस तरह की अगर योजना बनती है, जवाई पुनर्भरण की योजना बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी, इससे पानी जब एक्स्ट्रा होगा तो फैक्ट्रियाँ भी खुले, उनके भी सुविधा मिलेगी। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये जो जिसे कहते हैं कि प्रवासी ज़्यादा जा रहे बाहर, उसको भी हम रोकेंगे। और आने वाले समय में हमारे जो प्रवासी भैया अभी राइजिंग राजस्थान का जो मुख्यमंत्री जी पूरे विदेशों से भी कई तरह के लाखों करोड़ रुपए की यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए MOU बने हैं, उसको लेकर ये भी हमारे कहीं न कहीं यूज़फुल होगा। और अभी मुख्यमंत्री जी ने तो महाराष्ट्र में और अन्य जगह भी जाकर पूरे भारत भर के राजस्थानियों का भी इसमें प्रवासियों का भी एक सम्मेलन कराया कि आप वहाँ आकर राजस्थान में आकर
इन्वेस्टमेंट करें, हम उस पूरी पूरी मदद करेंगे। तो हमारे वहाँ खूब सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ऐसे अभी फालना में सेलो कंपनी वालों ने भी एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है। इसी प्रकार से मेरे यहाँ एक ड्राई फ्रूट वाला एक प्लांट लगाया है, वहाँ भी करीब 1000 लोग वहाँ पर काम करते हैं, 1000 लोग। इस प्रकार से धीरे धीरे ये चीज़ें बनना शुरू हुई हैं। अच्छा, एक सवाल और कि आपके यहाँ से तो आपका जो क्षेत्र है, आपकी विधानसभा नहीं, आपका पूरा क्षेत्र मुख्यमंत्री तक दिया वहाँ से तो 3-3 बार, फिर भी पिछड़ापन क्यों है? क्या कमी आपको लगता है कि छगन जी रह गई कि होना चाहिए था, लोगों के लिए डिजर्विंग था पर मिला नहीं क्या? इसका बड़ा कारण मैं मानता हूँ कि जो भी आप देखते हैं कि प्रशासक हमारे क्षेत्र से पढ़ते लिखते नहीं है, सब बाहर चले जाते, प्रवासी हो जाते, और सरकारी नौकरियां नहीं के बराबर है हमारे क्षेत्र में। और ये जितनी भी योजनाएं बनती है तो कहीं न कहीं उनका अंदर पार्टिसिपेट रहता है अधिकारियों का। तो वो बड़ी योजनाएं जब बनी तो उस साइड में ज़्यादा बनी। हमारे लोगों को आरक्षण के साथ साथ में आरक्षण भी उस क्षेत्र में जालोर सिरोही पाली में आरक्षण का आगे भी कोई लाभ मिलता नहीं है, बड़ा लाभ। तो वहाँ भी अधिकारी नहीं है, आरक्षण वाले भी अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं कि एसटी और एससी के भी अधिकारी वहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे क्षेत्र में नहीं के बराबर अधिकारी है। पूरे जालोर सिरोही पाली में देखते तो बड़े IAS रेंज के 8 से 10 अधिकारी आज दिन तक बने होंगे, जिससे हमें बड़ा नुकसान होता है। जो पॉलिसी निर्माण में सहयोगी होते हैं तो वो इस कारण से कई योजनाएं। बड़े आदमी आपके यहाँ से चुनाव लड़ने आता है तो आप हरा देते हो? जब बड़े आदमी के पास में आपके क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने बिल्कुल बिल्कुल जब बड़े आदमी के पास में जब पावर था, शक्ति थी, तब उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। और एक छोटा सा रोड था जहाँ जोधपुर से जालोर तक आने वाला रोड, जब वो चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने एक ही सवाल करा कि आप 5 साल तक जब सत्ता में थे, आप पूरे राजस्थान प्रदेश के मुखिया थे, तब आपने एक सड़क नहीं बनाया तो आप हमारा अब क्या विकास करोगे? जब सरकार आपकी राजस्थान में है नहीं, अब केंद्र में सरकार बननी नहीं है, इस व्यक्ति को हराकर हम विपक्ष में जीताकर क्या फ़ायदा करना है? विपक्ष में बैठेंगे तो क्या करना है? जब सत्ता थी, शक्ति थी, तब तो कुछ करा नहीं। इस कारण से जनता को सब पता था और उन्होंने पूरे उनको कहा कि भाई आप अपने घर पर रहे, वहाँ जाकर जीते, जोधपुर में काम करें तो वहाँ करें। इसलिए लोगों ने मन बना लिया था कि सबने खुले रूप से कहा था कि आप चुनाव क्यों लड़ा रहे हो, आपकी फिर कोई न कोई कमी नज़र आएगी। तो पूरे क्षेत्र में न तो कोई योजना लागू की थी, और 5 साल में उन्होंने अगर चुनाव लड़ना होता तो जालोर सिरोही पर विशेष ध्यान देते और घोषणा करके काम भी करवाते। साहब, आप कह रहे हो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो जिला ही बना दिया। अब उसके ऊपर कमेटी बनी हुई है आपकी सरकार के अंदर, जिला रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं। उसमें भी इनके आपने कमेंट्स सुने होंगे, स्टेटमेंट सुने होंगे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांचौर के लोग तो सोए हुए थे और मैंने बिना मांगे जिला दे दिया। ये उनका चुनावों में भी ये इनका स्टेटमेंट था। तो लोग समझते कि जब हमने मांगा नहीं तो क्यों दिया, वो इसलिए उनको तो सांचौर से भी 10,000 उनका माइनस रहा है। वैभव गहलोत 10,000 से हारे वहाँ भी, और जिले की मांग जहाँ ज़्यादा भिनवाल थी वहाँ पर 50,000 से माइनस रहे, 45,000 के लगभग। तो ये उनको खुद को समझना चाहिए किसके भरोसे उन्होंने किस प्रकार से घोषणा की, न्याय संगत काम करते। अब हम जो कर रहे हैं, जैसे कि अब कमेटी बनी है, इसके लिए सांचौर है, इसके लिए सांचौर की अगर न्याय संगत होगा तो वो भी जिला रह सकता है। इसमें कोई ये कमेटी पर निर्भर करता है। आपके हिसाब से जिले में क्या क्या होना चाहिए? जिले में तो सभी आवश्यकता होती है, जैसे जिला अस्पताल वगैरह होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, बाकी तो क्या है, जो जिले के लिए जो काम भी करवाते हैं। साहब, आप कह रहे हो ध्यान नहीं दिया, उन्होंने तो जिला ही बना दिया। अब उसके ऊपर कमेटी बनी हुई है आपकी सरकार के अंदर, जिला रहेगा नहीं रहेगा ये पता नहीं। उसमें भी इनके आपने कमेंट्स सुने होंगे, स्टेटमेंट सुने होंगे। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांचौर के लोग तो सोए हुए थे और मैंने बिना मांगे जिला दे दिया। ये उनका चुनावों में भी ये इनका स्टेटमेंट था। तो लोग समझते कि जब हमने मांगा नहीं तो क्यों दिया, वो इसलिए उनको तो सांचौर से भी 10,000 उनका माइनस रहा है। वैभव गहलोत 10,000 से हारे वहाँ भी, और जिले की मांग जहाँ ज़्यादा भिनवाल थी वहाँ पर 50,000 से माइनस रहे, 45,000 के लगभग। तो ये उनको खुद को समझना चाहिए किसके भरोसे उन्होंने किस प्रकार से घोषणा की, न्याय संगत काम करते। अब हम जो कर रहे हैं, जैसे कि अब कमेटी बनी है, इसके लिए सांचौर है, इसके लिए सांचौर की अगर न्याय संगत होगा तो वो भी जिला रह सकता है। इसमें कोई ये कमेटी पर निर्भर करता है। आपके हिसाब से जिले में क्या क्या होना चाहिए?
जिले में तो सभी आवश्यकता होती है, जैसे जिला अस्पताल वगैरह होते हैं, जो ऑफिसेज होते हैं, बाकी तो क्या है, जो जिले के लिए जो दूरियां है। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि पूरे जीवन में जिंदगी पर जिला मुख्यालय पर व्यक्ति अगर पर्सनल व्यक्तिगत किसी गांव से जाना तो वो जीवन में 1 से 2 बार ही जिले स्तर का काम पड़ता है, बाकी कोई विशेष जिले का उपयोग नहीं लेगा। हमारे यहाँ पर जैसे कि उपखंड कार्यालय हो जाता है तो उपखंड के बाद में जितने भी काम हैं तहसील और उपखंड पर लगभग काम हो जाते हैं और जिले मुख्यालय का इतना प्रभाव नहीं होता है। फिर भी जिला होना चाहिए, जिले का एक मापदंड के अनुसार होने चाहिए, उसमें कोई हमें मेरी तरफ से कोई, मैं ये नहीं कहता कि सांचौर को जिला नहीं बनाना चाहिए या भिनमाल को बनाना चाहिए। भिनमाल भी बना देते तो उस समय अगर भिनमाल बनाते, आज की स्थिति अलग है, उस समय अगर भिनमाल जिला बन जाता तो सांचौर भी खुश होता, रानीवाड़ा वाले भी खुश होते और भिनमाल भी खुश होता, 3 विधानसभा वाले खुश होते उस समय, क्योंकि सांचौर ने जिले की डिमांड नहीं करी थी। तो उसमें क्या होता कि अब रानीवाड़ा, एक भी रानीवाड़ा वाले जाना नहीं चाहते, वो भी धरना करते। सांचौर वाले चाहते कि हमारा जिला आबाद रहे और भिनमाल वाले कह रहे कि हमारा यहाँ जिला बनना चाहते चाहिए। तो अगर भिनमाल जिला घोषणा होती जो न्याय संगत था, अगर उस समय बन जाता तो ये समस्या ही क्रिएट नहीं होती वहाँ पर, ये न्याय संगत भी होता। और 19 जिले एक साथ में बनाने से क्या लाभ क्या है, जब आप इतने वर्षों से मुख्यमंत्री रहे और आपको पता है कि किस प्रकार से, तो ऐसे कई जिले बनाए जिनका कोई उपयोग नहीं था, जिनको कोई आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे थे, वही जहाँ जिला बने वो भी खुश नहीं है। उन्होंने 19 जिले बनाए और 18 सीटें हार गए, 19 में से 18 जगह पर हार गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है, ये उनको खुद को सोचना चाहिए। आपकी डबल इंजन की सरकार स्वरूप बदल देगी क्या? बिल्कुल, विकास के मामले में डबल इंजन की सरकार बहुत, एक आपने देखा होगा कि 48% जो हमने संकल्प पत्र में जो लिया था जो चुनाव के पहले, उसका 48% ऑन प्रगति पर है काम, जो बजट घोषणाएं की थी उसका भी काम चल रहा है। और इसमें मैं वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इतना सुंदर बजट, इतना शानदार बजट दिया जिसकी भूरी प्रशंसा कांग्रेस के एमएलए ने भी कही कि इस तरह का बजट ये आप दे रहे जैसे चुनाव लड़ने जा रहे हो। कांग्रेस के ही आपके ही क्षेत्र के बड़े नेता कह रहे हैं साहब सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। कौन कह रहे? कांग्रेस वाले तो उनको, अब आप ही के क्षेत्र के बड़े नेता, 3 बार के मुख्यमंत्री, वो कहेंगे, वो स्टेटमेंट, क्योंकि राजनीतिक स्टेटमेंट देना पड़ता है उनको, और ये उनके फिर जिंदा रहना तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा राजनीति में। ये कोई इनका वास्तविक नहीं, लेकिन उनको पता है कि सरकार सही तरीके से काम कर रही है और हर क्षेत्र में कर रही है। भले वो सड़क जहाँ दूर दूर से आती सड़कों की, वहाँ अब सड़कों का काम चल रहा है। जहाँ पेयजल का काम पूरी तरह से ठप था, जल जीवन मिशन, उनको पता है कि जल जीवन मिशन का काम कर लिया तो मोदी जी को यश मिल जाएगा, मोदी जी को सब लाभ मिलेगा, इसलिए उन्होंने जल जीवन मिशन का काम नहीं करा था। अब युद्ध गति पर काम हो रहा है। आपने देखा होगा कि NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष्मान के बढ़ रहे थे, हॉस्पिटल बने, उसके हज़ारों करोड़ का बजट दिया, उसका भी उन्होंने सही तरह से किया। और आयुष्मान कार्ड जैसे को उन्होंने विलोपित कर दिया और दूसरे नाम से शुरू करा। जो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसको 3 साल तक बंद रखा, फिर लास्ट में आयुष्मान उसने चिरंजीवी नाम से योजना निकाली। उस लोगों को सब पता था कि अंतिम समय में उन्होंने रेवड़ियाँ बांटी थी और अंतिम समय में जनता समझती है कि चुनाव के टाइम में करा है 2-3 महीने के लिए और कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है, और सिर्फ ये उन्होंने चुनावी घोषणा की थी। और लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने पहले ही वर्ष में इस तरह की बड़ी घोषणाएं करी जिनका उनको ये लगा। और मैंने कई विधानसभा के समय कई विधायकों के स्टेटमेंट में धन्यवाद देते हुए देखा है कि इस तरह का काम, और एक भी ऐसा विधायक नहीं है कि जिसके क्षेत्र में काम नहीं है, और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से लगे हुए बड़ी अच्छी योजना निकाल रहे। उन्होंने घोषणा करी कि हम विकास पथ बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले गौरव पथ बने थे वसुंधरा जी की सरकार में, तो वो बहुत बड़ा प्रयोग था और पूरे राजस्थान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में उन्होंने विकास पथ नाम चेंज किया, विकास पथ बनाया। एक भी विकास पथ बनाया नहीं। हमने वापस आते ही अटल पथ बनाना शुरू किया कि 10,000 से ऊपर की आबादी के वहाँ अटल पथ बनेंगे, और इसका बजट भी आ गया और अभी टेंडर हो रहे, और आने वाले समय में गांव में अटल पथ बनेंगे। और आप देखोगे अटल पथ का जो एग्जाम्पल, आप देखोगे गाँवों में अटल पथ 3-3 किलोमीटर बनेंगे। ये एक तरह का उदाहरण पेश होगा, जिस प्रकार से गौरव पथ बने थे उसी प्रकार से अटल पथ बनेंगे। साहब, ये आप सुन रहे थे अहोर विधायक को, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, डबल इंजन की इनकी सरकार है, और इनका मानना है कि भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर बहुत कुछ बदलाव आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, और केंद्र की योजनाएं जो किसी न किसी द्वेषवश रोकी जाती थी, अब वो योजनाएं ज़मीन पे उतरती नज़र आएंगी।
अगर आप अपने विधायक छगन राजपुरोहित से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, या इन्होंने जो दावे किए हैं उन दावों में आपको लगता है कि इन दावों में कहीं कुछ दाएं बाएं हैं, तो हम आपका वो सवाल एमएलए साहब तक लेके आएंगे, आपको जवाब दिलाने की गारंटी। साहब सवाल आता है तो जवाब देंगे ना? जरूर, मैं तो फेसबुक पर भी एक्टिव रहता हूँ, कोई फेसबुक पर सवाल आपकी तरफ से गारंटी ले रहा हूँ फिर। बिल्कुल, आप कहीं भी कोई भी सवाल आप लिस्ट बना देना, मैं उसका पूरे जवाब दूंगा। अब बस इंतजार आपके सवालों का है। इनके दावे सही है तो भी भेजिएगा, और इनके दावों में अगर कहीं भी आपको कमी लग रही है तो भी आप सवाल भेजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।